जय हिंद। समझते हैं 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश को परिवर्तन को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे? प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग है। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। यानी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा कितना? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य अगर ज्यादा होगा, सबसे जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वह ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक, जिसका तरंगदैर्घ्य अगर ज्यादा होगा वह दूरी ज्यादा तय करेगा। इसलिए जो पृथ्वी का जो है यानी कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड कहीं कहीं देता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड ही याद रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अब यहाँ पर प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल जो है एक अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की चाल कैसी होती है? अनुप्रस्थ। लेकिन ध्वनि का चाल पूछेगा तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। ध्वनि का चाल अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होगा। अब जैसे देखेंगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या करते हैं? सीधी, यानी अनुप्रस्थ चाल है उसका। कितना है? अनुप्रस्थ चाल। प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की क्रिया को प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की क्रिया को किरण कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश चल रही है तो ये क्या हो गया? किरण। क्या हो गया? किरण। प्रकाश जो एकदम सीधी रेखा में चल रही है उसे हम क्या कहेंगे? किरण। तो जैसे मान लीजिए एक किरण हो गया, एक और किरण को खींच लेते हैं, एक और किरण खींच लेंगे, एक और किरण खींच लेंगे। ये क्या हो गया? किरणों का समूह। यानी देखेंगे एक किरण, दो, तीन, चार, चार किरण यहाँ पर है। जैसे किरणों का समूह बन गया तो एक किरण के समूह बन गया तो एक टोटल कहलाएगा किरण पुंज। क्या कहलाएगा? किरण पुंज। जैसे मान लीजिए माला बनाते हैं तो माला में एक एक गुड़िया को हम लगाएंगे तो क्या बनेगा? एक माला बनेगा। अब एक गुड़िया को कहेंगे तो नहीं होगा। जैसे फूलों का ही माला बनाएंगे तो एक फूल अगर लगाएंगे तो एक फूल को हम माला नहीं कहेंगे जब तक उसमें दो चार गो फूल ना हो। उस फूल को हम क्या करेंगे? एक धागे में लगा कर अगर बना देंगे तो क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा माला। तो उसी प्रकार है पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। तो किरणों का क्या होता है? समूह। तो जब किरणों का समूह हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? किरण पुंज। एक किरण पुंज का जो चाल होता है अलग अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। या ये कह सकते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मान लो प्रकाश जो है किसी न किसी स्रोत से आ ही रही है, यानी स्रोत प्रकाश कहीं न कहीं से निकलेगी। तो प्रकाश अगर किसी स्रोत से निकल कर, जैसे यहाँ से कोई स्रोत ले लेते हैं, तो प्रकाश किसी स्रोत से निकल कर फैलते चला जाएगा। क्या हो जाएगा? फैलते चला जाएगा। यानी निकलेगा इस तरह के सीधे इस तरफ फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरफ फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपसारी। क्या कहलाएगा? अपसारी। अपसारी। अब यहाँ पे एक से अधिक किरण है तो अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जब यानी अपसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या हो सकता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण, यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है, यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसारी। अब यहाँ पर देखिए किरण पुंज समझ में आएगा तभी दर्पण समझ में आएगा कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनता है, कहाँ स्थिति उसका कहाँ कहाँ रख देंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किसको अभिसारी दर्पण, किसी को अपसारी दर्पण, ये सब देखा जाएगा। या लेंस में भी समझ में आएगा किसको अपसारी लेंस, किसको अभिसारी लेंस कहेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अब जब फैलता हुआ चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब बिंदु स्रोत से यही अगर बिंदु पर जाके मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? बिंदु पर मिलेगा। अगर मान लीजिए निकला बिंदु, यानी प्रकाश निकला एक बिंदु पर जाके मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। एक बिंदु पर मिल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी एक से अधिक किरण पुंज है उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज।
यानी कि बिंदु किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु पर फोकसित होती है, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और जब एक दूसरे के समांतर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो समांतर किरणपुंज। क्या हो जाएगा, समांतर किरणपुंज। तो यानी परिभाषा तीनों का क्या हो सकता है कि किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाएगा उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, अपसारी। और जब एक बिंदु स्रोत से निकलेगा, यानी एक बिंदु स्रोत से आप निकलकर किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे कहेंगे अभिसारी। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। जब प्रकाश किरण निकलकर एक दूसरे के समांतर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। क्या कर सकते हैं इसको, समांतर किरणपुंज। अब देखते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, इसको समझ लेते हैं। प्रकाश का परिकीर्णन, तो प्रकाश का परिकीर्णन किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ती है। यानी प्रकाश आएगा, कोण पर पड़ेगा। जैसे धूल कोण है, वायुमंडल में हम लोग के क्या है, धूल कोण है, तो किसी कोण पर क्या करेगा, पड़ेगा। जब प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ती है तो इस कोण द्वारा, किस कोण द्वारा, इस कोण द्वारा, यहाँ पर मान लेते हैं कोण है, क्या है, कोण। आज हो गया लाइट, इसको इंग्लिश में, प्रकाश को इंग्लिश क्या कहेंगे, लाइट। तब जब प्रकाश की किरण किसी कोण पर पड़ती है तो उस कोण द्वारा, इस कोण द्वारा क्या किया जाएगा कि इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाएगा। यानी ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर इस चारों तरफ क्या कर देगा, इसे बिखेर देगा। क्या करेगा, बिखेर देगा। तो उससे हम इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन। क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन। तो इसका परिभाषा अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी कोण पर पड़ती है। यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी कोण पर पड़ती है और उस कोण द्वारा उस ऊर्जा को अवशोषित करके चारों ओर बिखेर देती है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। अब यहाँ पर देख ले, प्रकाश के परिकीर्णन निम्नलिखित घटनाएं घटती है। यानी कि घटनाएं कुछ कौन सी घटना घटेगी, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण जो है सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य कैसे दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। किसके कारण, परिकीर्णन के कारण। क्यों, क्योंकि लाल रंग का जो है, लाल रंग का परिकीर्णन ज्यादा होता है। लाल रंग का परिकीर्णन क्या होगा, ज्यादा। यही कारण है कि धूम या कोहरा में कहीं भी दूर पड़ते रहेगा लाल बत्ती, वह दूर से ही दिखाई देता है। क्या करेगा, वह दूर से ही दिखाई, क्योंकि इसका परिकीर्णन ज्यादा होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी ज्यादा होगा, परिकीर्णन भी ज्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए वह ज्यादा दूरी तय करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे, प्रकाश का परिकीर्णन समाप्त। अब प्रकाश के परिवर्तन को समझते हैं। प्रकाश के परिवर्तन, कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश का परिवर्तन जो है, यहाँ पर अपने भाषा में समझेंगे कि यानी कोई आएगा और टकरा के चल जाएगा। क्या करेगा, यानी जब हम कोई चीज को, मान लीजिए ये प्रकाश है, ये प्रकाश जाएगा किसी, जैसे मान लो हम बोर्ड पर लेके जा रहे हैं तो ये बोर्ड पर जाएगा, ये सतह हो गया, तो सतह पर जैसे जाएगा टकरा के लौट आएगा। तो इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। जैसे यहाँ पर डायग्राम में समझ लेते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, इस तरह के मतलब कुछ प्रकाश आ रही है, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर, यानी किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने, दो प्रकार के। एक होगा नियमित परिवर्तन और एक होगा विसरित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन, विसरित परिवर्तन क्या है, इसको समझ लेते हैं। जब जैसे देख लीजिए,
जब प्रकाश की किरणें आ रही है तो ये हो गया आपतित किरण, जब टकरा के जा रही है तो क्या हो गया परावर्तित किरण। जब आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे आपतित किरण, और जब टकरा के चल जाएगी उसे हम क्या कहेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर मिल जाएगा उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं आपतन बिंदु। तो इसको समझने देखो हम आपतन बिंदु हो गया। अब इसके बीच में से खींच देंगे उसे हम क्या कहेंगे अभिलंब। अभिलंब तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम दो नियम। तो दो नियम को समझने से पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के। तो प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के। पहला हो जाएगा नियमित परिवर्तन। क्या हो जाएगा नियमित परिवर्तन। नियमित परावर्तन। नियमित परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। क्या हो जाएगा विसरित परावर्तन। पहला नियमित परिवर्तन दूसरा विसरित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन को समझ लेते हैं। यहाँ नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन देखो नियमित परिवर्तन क्या है। देखिए जब प्रकाश की किरणें यानी आएगी तो क्या हो गया आपतित किरण। जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से टकराती है और आपतित किरण के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण बनाते हुए उसके समानांतर क्या हो जाएगा आपतित किरण के समानांतर या इसको लंबवत कह सकते हैं। जब टकरा कर जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे नियमित परिवर्तन। क्या कहेंगे नियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण के समानांतर जाएगी परावर्तित किरण तो उसे हम क्या कहेंगे नियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन जो होता है वह चिकनी सतह पर होता है। नियमित परिवर्तन किस पर होता है चिकनी सतह पर। अब विसरित परिवर्तन क्या होगा कि आएगा इधर उधर चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे विसरित परिवर्तन। देखिए प्रकाश के परिवर्तन जब जाएगा टकरा के आ जाएगा तो उसे हम परिवर्तन, लेकिन वो पट्टी हिल जाएगा। वो पट्टी का मतलब जैसे कोई सत्ता हो गया इधर से आया प्रकाश हिल गया तो उसे हम क्या कहेंगे अपवर्तन कह देंगे प्रकाश के अपवर्तन। तो पहले प्रकाश के परिवर्तन समझ लेंगे तो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। समझ में गया नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण आएगा तो आपतित किरण के समानांतर ही जाएगा परावर्तित किरण तो उसे हम क्या कहेंगे नियमित परिवर्तन। क्या कहेंगे नियमित परिवर्तन। अब यहाँ पर देख लेते हैं परिवर्तन कितने नियम दो नियम। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम दो नियम। तो देखिए दो नियम देख लेते हैं यहाँ पर। एक सतह हो गया यहाँ पर इस सतह हो गया ठीक। यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं। ये हो गया आपतित किरण ये हो गया परावर्तित किरण। यहाँ पे हो गया आपतन बिंदु ये हो गया ए और बी। कोई सतह है यहाँ पर ओ ले लेते हैं ठीक। अब यहाँ पर समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम दो नियम। दो नियम में पहला नियम देखते हैं। देखिए आपतित किरण है क्या हो गया आपतित किरण टकरा के जा रही है कौन सा हो गया परावर्तित किरण। है क्या हो गया अभिलंब। यानी इसका परिभाषा लिखेंगे कैसे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। फिर से आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से देख लेते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण यानी आई परिवर्तन कोण आर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आई बराबर आर क्या हो जाएगा आई बराबर आर। इसका मतलब जितना होगा आपतन कोण उतना ही होगा परिवर्तन कोण। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल अगर बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में देखेंगे मैथ का नियम क्या है इसमें कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन जाता है।
क्या होता है 180 डिग्री का। तो न्यूमेरिकल इसको लास्ट में पढ़ेंगे, पहले यहाँ आपस में। अब आप हो गया। अब देखते हैं दर्पण, क्या देखेंगे दर्पण कि दर्पण क्या है। दर्पण का परिभाषा क्या है, जिसको इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे मिरर, मिरर इंग्लिश में क्या कहेंगे वो मिरर। तो दर्पण का परिभाषा क्या है, दर्पण का परिभाषा कि वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह, मिटा देते हैं आप इसको, वैसा परावर्तक, दर्पण का परिभाषा वैसा परावर्तक सतह जो आ रही प्रकाश की किरणों को, जो आ रही प्रकाश की किरणों को प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को पालन करते हुए परिवर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे दर्पण। फिर से देखते हैं, जब यानी कि वैसा परावर्तक सतह जो आ रही प्रकाश की किरणों को प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को पालन करते हुए परिवर्तित कर देती है, उसे हम क्या कहेंगे दर्पण। उसे हम क्या कहेंगे दर्पण। दर्पण जो होता है 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा गोलीय दर्पण, पहला गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और दूसरा हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण। तीसरा क्या हो जाएगा परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण। दर्पण पूछेगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, गोलीय, समतल और परवलयिक। तो समझते हैं पहले गोलीय दर्पण के। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि दर्पण का एक खोखला भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण यहाँ पर, गोलीय दर्पण जो होगा एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, फिजिक्स का नियम क्या है, यानी कि दर्पण में हम क्या करेंगे, हमेशा कलई जो है राइट साइड से, कलई जो हमेशा किस साइड से करेंगे, राइट साइड से। कलई हमेशा राइट साइड से। जब प्रकाश को गुजरना होगा तो इस लेफ्ट साइड से गुजारेंगे, किसे, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट समझ रहे, इधर से लेफ्ट हो गया, क्या हो गया राइट। तो अब इसको अगर हम 2 बराबर भागों में बांट दे, इसे काट देते हैं, तो कब हो गया 2, कितने हो गया 2। इसका मतलब गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है, देखिए इसमें क्या है, कलई बाहर से किया गया है। आई जो है इसका परावर्तक सतह हमेशा जो है प्रकाश को लेफ्ट साइड से लाना है। किधर से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। इधर से दर्पण जो हम हमेशा कलई करेंगे किससे, राइट साइड से। तो हम पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में इसमें देखेंगे कि परावर्तक सतह जो है किनारे की अपेक्षा है, ये देखिए यहाँ से किनारा है, ये किनारा हो गया, तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, धंसा हुआ है। अवतल दर्पण का जो क्या है, बीच में जो है, यानी किनारे की अपेक्षा क्या है, बीच में धंसा हुआ है। तो इसका परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, तो आता है 10 क्लास में लिखने के लिए अवतल दर्पण की परिभाषा है, या कोई पूछ लेगा कि तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है, तो बोलना है कि वैसा परावर्तक, यानी वैसा गोलीय दर्पण, क्या बोलेंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे के अपेक्षा बीच में धंसा हो। क्या हो, बीच में धंसा हो। वैसा गोलीय दर्पण जो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे के अपेक्षा बीच में धंसा हो। बीच में क्या होना चाहिए, धंसा होना चाहिए। और उसका कलई बाहर से किया गया हो, उसका कलई बाहर से किया गया हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बीच में किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो, धंसा हो, बीच में धंसा हो, तथा जिसका कलई बाहर से किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अच्छा, कलई किस चीज का रहता है,
कलई कोई पूछ लेगा कलई दर्पण पर जो कलई किया जाता है किस चीज का रहता है, तो अवतल इस पर मैंने गोलीय दर्पण कोई भी दर्पण पर जो है लेप किया था सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा को कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, ठीक। इसमें होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड दर्पण पर। अब इसका अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो उत्तल दर्पण जो है इसमें देखो परावर्तक सतह, अब यहाँ पर परावर्तक शब्द देखें बीच में जो है उभरा हुआ है इस तरह के, यानी कि इस तरह का उभरा हुआ है, इस तरह के देखिए उभरा हुआ है, यानी कि वैसा परावर्तक सतह जो किनारे के अपेक्षा बीच में उभरा हो, यानी कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हो तथा जिसका कलई अंदर से की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। वैसा परावर्तक सतह यानी कहेंगे इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर अवतल दर्पण का देख लेते हैं लाइट बिहेवियर। क्या होगा, लाइट बिहेवियर यानी कि प्रकाश के साथ व्यवहार कैसे करता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि इमेज के साथ कैसे व्यवहार करता है, तो इसमें बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए, एक हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसका हम नाम रख देते हैं एम और एन रख देते हैं। अवतल दर्पण का नाम क्या है, एम और एन। अब यहाँ पर देखेंगे जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश को तो पार करने नहीं देगा, प्रकाश को पार नहीं करने देगा, इसलिए जाएगा तो एक बिंदु पर क्या कर देगा, फोकसित करेगा। जाने के बाद एक बिंदु पर फोकसित कर देगा, ठीक। जब यानी कि इस पर प्रकाश जब पड़ेगा तो ये क्या करेगा कि बिंदु पर ले जाके फोकसित करेगा। तो अब बताइए कि एक बिंदु पर जब फोकसित कर दिया तो कौन सा दर्पण कह सकते हैं इसको, तो कौन सा दर्पण, अभिसारी दर्पण। कौन सा, अभिसारी दर्पण। यानी इसका जो है लाइट बिहेवियर देखेंगे तो ये प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करके दिखाता है, एक बिंदु पर फोकसित करके दिखाता है। इसलिए हम इसका कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ हमको मतलब प्रकाश जरूरत पड़ेगा एक बिंदु पर, यानी इनको जैसे मान लो कोई दूर चीज देखना हुआ, दूर चीज को देखने के लिए तो दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए टॉर्च में इसका हम प्रयोग कर देंगे। टॉर्च मारेंगे तो ज्यादा दूर तक प्रकाश जाएगा, क्यों कि प्रकाश को यहाँ पर बटोर के लेके जाएगा। यानी इसको टॉर्च में हम उपयोग कर सकते हैं। इसको पूछता कैसे, सर्च लाइट। क्या कहते हैं, सर्च मैंने क्या होता है, खोजना। तो यानी खोजने वाला लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, ठीक। लेकिन इमेज के साथ ये व्यवहार क्या करेगा कि इमेज को छोटा करके दिखाएगा, सॉरी बड़ा करके दिखाएगा। इमेज को क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। इसका जो गुण है प्रकाश को एक जगह बटोर देगा, लेकिन इमेज माने होता है प्रतिबिंब। क्या होगा, प्रतिबिंब यानी फोटो, समझिए फोटो। ये क्या करता है कि फोटो को बड़ा करके दिखाएगा। क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। जैसे इसलिए डॉक्टर जो होता है, जैसे हम लोगों के गला में या नाक में कोई चीज जख्म हो गया या कोई बीमारी हो गई है, उसको जांच करने के लिए, जैसे मान लो घाव हो गया तो घाव को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेगा उसमें, तो अवतल, तभी ना बड़ा करके, छोटा चीज को बड़ा करके दिखाएगा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। याद रहेगा इसका प्रयोग जो है, उपयोग जो पूछेगा आराम से बता देंगे। यानी सर्च लाइट में किसका उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का। तो रोगियों द्वारा यानी कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गला जांच करने के लिए किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। यानी प्रकाश को क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा। अब क्या करेगा, और क्या करेगा, प्रतिबिंब को, प्रकाश को बटोर देगा, प्रकाश को बटोर देगा, यानी कि एक बिंदु पर फोकस देगा। अब प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा, प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाएगा। अब आगे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कि कहाँ किस स्थिति पर, जैसे
दर्पण में क्या होता है कि जैसे दर्पण के नजदीक जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा। यानी फोकस जैसे यहाँ पर फोकस हो गया तो फोकस के जैसे नजदीक आएंगे प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। जैसे यहाँ पर दूर से हम दिख रहे हैं क्योंकि फोकस हम क्या है, दूर। जैसे जैसे पास लाएंगे इसका प्रतिबिंब देखिए बड़ा होते जा रहा है और बड़ा हो गया। अब जैसे दूर आते जाएंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा। तो यानी कि जैसे जैसे दर्पण के नजदीक आएंगे वैसे जो है वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा। और जैसे जैसे दूर भागेंगे वैसे वैसे क्या होगा, छोटा। यानी कि फोकस के नजदीक आने पर बड़ा। जैसे हम जिस नजदीक आएंगे कैसा हो रहा है, बड़ा। दूर जाएंगे कैसा हो जाएगा, छोटा। अब आगे देखेंगे जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण जो है सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यानी जिसको सीधा का नहीं, वास्तविक। सीधा के मतलब उल्टा का मतलब वास्तविक, सीधा का मतलब काल्पनिक। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए गए हैं। कौन, अवतल दर्पण। जैसे हम देखेंगे जैसे अनंत पर रखेंगे किसी वस्तु को, अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बहुत ही छोटा बनेगा। जैसे प्रतिबिंब 4 प्रकार के, यानी या तो बहुत खूब बड़ा बनेगा, या तो खूब बड़ा, ना तो खूब छोटा। यानी बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा, या तो बराबर बनेगा या तो बड़ा बनेगा। यही 4 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। 4 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब की स्थिति देख लेंगे कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जैसे फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। इसको हम समझ लेंगे अगले वीडियो में।